दोस्तों, पंचायत की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का जो आपका बुक है समकालीन भारत, जो कि बेसिकली ज्योग्राफी का बुक है, तो उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, आज हम लोग उसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। मतलब वन और जो वन में पाए जाने वाले जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन हैं। संसाधन तो वो भी हैं, जैसे मान लीजिए कि वन में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, वो सब संसाधन है। पेड़ पाए जाते हैं, वो भी संसाधन है ना। जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, वो भी संसाधन है। हम लोग जो मवेशी पालते हैं, गाय, वही सब क्या है, संसाधन है। जंगली जो जीव हैं, हाथी, घोड़े, शेर, सब क्या है, संसाधन है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या हैं, वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, क्यों ज़रूरी है इनको पढ़ना, वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी क्योंकि वो चैप्टर भी बड़ा था, लगभग 15 पेज के आसपास का वो चैप्टर था। और हम लोग जब पढ़ते हैं ना, खासकर मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये दिमाग में मेरे ये रहता है कि हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, ताकि आपको हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो आगे आने वाले समय आपको बहुत दिक्कत होगी। जब आप 11th में या 12th में जाएंगे ना, तो वहाँ शब्दों की जो जटिलता होती है, जो हार्डनेस होता है शब्द का, वो और बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए है कि यहाँ पे आप अच्छे समझ लिए ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए हम लोग फिर से इसको इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, ताकि हम लोग का वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ना। चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नारक। देखिए यहाँ पे, नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ये एक वक्तव्य दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए स्रोत क्या है, ये क्या है, देखिए यहाँ बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर भागों का लेप्चा लोक संगीत है। यह क्या है, लेप्चा लोक संगीत है। लेप्चा एक जनजाति है, जो आदिवासी होते हैं ना, उस तरह से लेप्चा जो है एक जनजाति है। तो उस लेप्चा जनजाति का यह संगीत है। दोस्तों, जो जनजातियाँ होती हैं ना, वो वनों के प्रति बहुत प्रिय होती है। मतलब कि वो वनों को प्यार करते हैं, वनों की पूजा करते हैं, ठीक है। जनजाति हमेशा वनों का संरक्षक होते हैं। वो वन को बचाते हैं, वो कभी वन को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, वनों को बचाते हैं तो उसके बदले में वो कुछ लकड़ियाँ, कुछ फल फ्रूट्स भी लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने विषय पे, पाठ्यक्रम पे। देखिए, इस ग्रह पर मतलब पृथ्वी पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यहाँ पे वट वृक्ष क्या होता है, बरगद का पेड़, है ना। बाकी ब्लू व्हेल और हाथी समझ ही रहे हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ये क्या है, जैव विविधता से भरा हुआ है। मतलब मैंने पहले क्लास में बताया था, जैव विविधता मतलब जो जंतुओं के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, वो जैव विविधता है। मानव जो है दूसरे जीवधारी एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है हम लोग इसमें आगे भी समझेंगे। और आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक साथ रहते हैं, तो वो पूरा जो तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। या फिर अगर मान लीजिए जंगल की बात करें, तो जंगल में जो एक तंत्र बना रहता है, जहाँ कि सारे जानवर जो है साथ में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए ऐसे समझिए
कि जंगल है, जंगल में कहीं झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में खरगोश रहते हैं, कहीं पे बिल है, बिल में चूहे रहते हैं, कहीं मैदान है, मैदान में मान लीजिए शेर रहते हैं, ठीक है, या फिर बंदर हैं, पेड़ों पे बंदर रहते हैं। तो वो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना कि हर जानवर का हर एक जगह है, हर एक प्लेस है रहने के लिए, तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एक सिस्टम है। तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम, है ना। चलिए, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। हम लोग क्या हैं? सिस्टम जो पारितंत्र है उसका एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इनके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो उन जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर आश्रित है। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। क्या करता है? देखिए क्या बोल रहा था, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सके, पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जानवर, पेड़ पौधे सबका होना जरूरी है। पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी इनका पुनः क्या करते हैं? सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप जंगल में या फिर एक जीव के रूप में आप देखते हैं, जितने भी जीव हैं धरती पे, वो सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। और मानव यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे कोई सजीव वस्तु रहे या फिर सजीव मतलब प्राणी रहे, उसके लिए पूरा तंत्र का होना जरूरी है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सभी जो क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। देखिए, प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? वो उत्पादक जो मिट्टी से खनिज लवण ग्रहण करके पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित करता है और फिर उन पोषक तत्वों को खा करके दूसरे जीव जो हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बकरी घास खाती है, तो घास क्या खाता है? घास कुछ नहीं खाता है। घास मिट्टी से वो खनिज लवण लेता है और अपने अंदर स्टोर करता है। उस घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी को फिर इंसान खा जाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन हुआ? प्राथमिक उत्पादक पौधा हुआ, क्योंकि पौधा जो खाया वो किसी को मार के नहीं खाया है, बल्कि उसने ज़मीन से ग्रहण किया है, वातावरण से लिया है। तो पौधा प्राथमिक उत्पादक हो गया। उसको जो बकरी खा रही है वो बकरी शाकाहारी है, तो बकरी द्वितीयक उत्पादक हो गई, दूसरी उत्पादक हो गई। और उस बकरी को जो खाएगा, शेर या मनुष्य जो भी खाएगा, तो वो तृतीय उत्पादक हो जाएगा, है ना, उस तरह से। तो देखिए ये क्या कहता है कि प्राथमिक उत्पादक है। जो पेड़ पौधे हैं क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव जंतु निर्भर करते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो ना बकरी जी पाएगी और ना ही बकरी को खाने वाले शेर जी पाएंगे। तो सबके लिए क्या जरूरी है? प्राथमिक उत्पादक सबसे ज़्यादा जरूरी है। वन्य जीवन, कृषि, फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएँ पाई जाती है। क्या कहता है? कृषि, फसल, उपजातियों मतलब धान, गेहूँ, ये सब में बहुत प्रकार के ये जब पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं, है ना। देखिए आगे हमारा सब टॉपिक में है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। मतलब भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं और कौन कौन से प्राणी हैं, ठीक है। वनस्पति जात कहने का मतलब क्या है? वनस्पतियों की जो कैटेगरी है, जो मतलब भिन्नता है वनस्पतियों में, उन भिन्नताओं को हम लोग पढ़ेंगे। और प्राणी जात मतलब प्राणियों की जो जातियां हैं, प्राणी में जो भिन्नताएं हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों जो मैं मतलब कुछ शब्द ऐसे बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको भारी लगता हो, तो मैं उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे भिन्नता है, भिन्नता मतलब क्या होता है? भिन्नता का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। आप लोग बहुत सुने होंगे ये तो पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ निर्धारित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, वो कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। मतलब भारत में जैव विविधता मतलब जीवित जंतुओं या पौधों से संबंधित जो विविधता है, जो प्रकार है, वो बहुत प्रकार के मतलब यहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जैव विविधता के मामले में भारत जो है समृद्ध देश है, मतलब अच्छा देश है। उसमें यहाँ पर जैव विविधताएँ ज़्यादा हैं।
यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताओं की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब यहाँ पे 16 लाख प्रकार की जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ, वन्य जाति या फिर जीव जाति जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, 16 लाख के आसपास। पूरे विश्व का कितना, 8% है ना। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। ठीक है, जितनी भी उपजातियाँ खोजी गई हैं उनसे 2 या 3 गुना है ये पूरा जो आंकड़ा है, ये 16 लाख का। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों, क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे किस्मों के बारे में। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो संसाधन हमारे आसपास हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जीव जंतु हैं, इनका हमारे जीवन में क्या मतलब इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो हम लोग उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे कह रहा है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, क्या कोई भी बुक जो आप पढ़ते हैं, वो जो बुक आपको देती है उसका देने का क्या अभिप्राय है, क्या कारण है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हम जब से जन्म लिए तब से हम पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जानवर, जीव जंतु सबके बीच में रह रहे हैं। हम इन लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपने कहीं देखा होगा, कभी भी बहुत जगह देखा होगा कि कोई कुत्ता है, किसी ने देखा कि कुत्ता जा रहा है तो बहुत शरारती बच्चे होते हैं कि पत्थर फेंक के मार देते हैं। चाहे कोई गाय जा रही है तो गाय को मार देंगे, भैंस को मार देंगे, या फिर कोई चूड़ा कीड़ा देखेंगे तो उसको मार देंगे, है ना। तो ये जो जितने चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। यदि वो लोग नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। यदि आप ये सोचिए, यदि मच्छर भी जो अगर यहाँ पे पाया जाता है देश में, तो उस मच्छर के भी कई गुण हैं। आप कभी इंटरनेट पे डालिएगा, ठीक, वहाँ पढ़िएगा कि मच्छर से क्या फ़ायदे हैं। नुकसान तो हैं लेकिन फ़ायदे भी होते हैं मच्छर से। आप कभी डालिएगा मच्छर से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम जब शुरू से इन चीज़ों को देखते आए हैं तो हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं उसका। जो मतलब क्या कहते हैं उसको, कि उसकी ज़रूरत हम लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। मतलब पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने इतना ज़्यादा पेड़ पौधे काटे, इतने ज़्यादा जीव जंतुओं को मारा है कि अब पर्यावरण पे खतरा आ रहा है धीरे धीरे। अब मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। ठीक है, मतलब भारत में वन को कैसे बचाया जाए और वन्य जीवन जो है उसको कैसे बचा के रखा जाए। अब देखते होंगे जैसे कि पहले आप अपने दादा साहब पूछ सकते हैं या फिर अपने पापा से पूछ सकते हैं। उस समय कुछ जातियाँ ऐसी थी, पौधे या फिर जानवर की हम बात करें, पक्षियों की बात करें, जैसे गौरैया होती है, चमगादड़ होते हैं, गिद्ध होते हैं, पहले बहुत पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उसके कारण हम लोग हैं। हम लोगों ने उन जातियों को ख़त्म कर दिया दवाई के द्वारा या फिर कोई और प्रयोग करके। ठीक है, हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। इसलिए हम लोग को कहा, ये चैप्टर पढ़ा क्यों जा रहा था कि आप लोग इसको जानें कि किसी जानवर को मारने से, किसी पक्षी को मारने से आपको क्या नुकसान है। पक्षियाँ जो होती है वो खेतों में कीड़ों को खाती हैं, और अभी के समय में हम लोग जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, हमको क्यों प्रयोग करना पड़ रहा है? क्योंकि चिड़ियों की संख्या कम हो गई है, अब वो कीड़ा खाने आती ही नहीं है, तो कीड़ों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो हमारे फसल क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। यदि चिड़िया होती तो हमारा फसल बर्बाद नहीं होता, वो कीड़ों को खा जाती, हमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। इसीलिए चैप्टर जब भी पढ़ें, दिमाग से नहीं पढ़ें, दिल से पढ़ें। उन चीज़ों को पढ़ के अपने आप में सोचें, ग्रहण करें, थिंक करें, समझे, सोचें कि क्या असर हो रहा है उसका, क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। तब आपको इस पढ़ने का फ़ायदा भी होगा और आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा और ना ही रटना है। ठीक है, आगे देखिए, वन्य जीवन और वनों में तेज़ गति से हो रहे ह्रास का मतलब है कमी होना। ठीक है, तेज़ गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु संरक्षण मतलब इसका सुरक्षा ज़रूरी है इन लोगों को, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्यों हमें इसको बचाना है? मरने तो मर रहे हैं तो, लेकिन बचाना क्यों है? ये सवाल उठता है, क्यों? अगर हम लोग पानी बचाए तो क्यों बचाए? पेड़ पौधे नहीं काटे तो क्यों नहीं काटें? तो देखिए,
संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता क्या कहता है कि बेहतर जनन के लिए, ठीक है। जनन का मतलब क्या होता है? पैदा करना, अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, ठीक है, या फिर वो पेड़ हो या फिर कोई जानवर हो। जनन का मतलब होता है अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना। तो कह रहा है कि बेहतर जनन, यदि विविधता बनी रहेगी तो जो जानवर उनका क्या होगा? जनन होगा, विभिन्न जातियों के जनन होगा। जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। जीन्स क्या होते हैं कि जैसे हम लोग पैदा हुए हैं अपने माता पिता से, तो हमारे माता पिता के कुछ गुण हमारे अंदर हैं, तो वो गुण कैसे आते हैं? वो गुण आते हैं जीन्स से, ठीक है। इस जीन के बारे में आप लोग जो है साइंस में पढ़िएगा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि वो जीन जो होता है उससे क्या होता है कि हमारे माता पिता के गुण हमारे में आते हैं, ठीक है। मतलब हमारे माता पिता की तरह ही नई प्रजाति जन्म लेती है। तो उसी तरह यदि हम लोग एटमॉस्फेयर से प्रजातियों को ख़त्म कर देंगे तो फिर उसके जैसा कोई दूसरा प्रजाति होगा ही नहीं, तो वो प्रजाति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे अब जो है गिद्ध समाप्त हो रहे हैं, गिद्ध बहुत कम बचे हैं, गिने चुने 15, 20, 30 गिद्ध बचे हैं, 15, 20 भी नहीं है, बहुत कम गिद्ध हैं। अब उनको मान लीजिए कि अगर वो 20 गिद्ध भी मर गए तो फिर गिद्ध का नामो निशान ही मिट जाएगा। लोग जानबे नहीं करेंगे कि गिद्ध क्या होता था, नहीं होता था, कैसा होता था। आप उसको फ़ोटो में ही देख पाएंगे, रियल में नहीं देख पाएंगे। तो उनका जीन जो है उसको संरक्षित करना, उसको बचाना ज़रूरी है और उस जाति को भी बचाना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। क्या है? कृषि पर भी पारंपरिक फसल क्या होता है? पारंपरिक फसल का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज से बोया जा रहा है, मतलब बहुत पहले से हम लोग उसको उपयोग कर रहे हैं और आज भी उपयोग वही कर रहे हैं, वही पारंपरिक फसल होता है। जलीय जैव विविधता में मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। देखिए क्या कहता है कि जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। जो जलीय विविधता है, जलीय जैव विविधता है, उसमें हम क्या करते हैं? जलीय जो भी क्षेत्र होता है उसमें हम जनरली क्या करते हैं? मछली ही पालते हैं और तो कोई काम करते नहीं है। जबकि उस जलीय विविधता में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पारंपरिक जो चल रहा है वही करते हैं। मछली पाला जाता है पोखर में तो बस मछली पाला जाता है और कुछ होता नहीं है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। क्या की? राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग किया कि हमको राष्ट्रीय जो वन है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा दीजिए। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ठीक है। देखिए ये अधिनियम है, ये एक कानून है, ये पूरा है ना 1972, ये एक पूरा कानून है, इसको याद रखिएगा। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई थी। मतलब किस किस जातियों को संरक्षण देंगे उस जाति का सूची, मतलब लिस्ट तैयार किया गया था कि इन इन जातियों को, इन इन जानवरों को है या फिर पेड़ पौधों को संरक्षण देना है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया था। इस समय क्या किया गया कि शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि मतलब शिकार नहीं कर सकते। जो वन्य जीव जो हैं, मतलब वनों में जो जीव रहते हैं उसका जो आवास है, जहाँ पे वो रहते हैं, उन आवासों को नष्ट नहीं करना है, उन आवासों को बचाना है। जीवों के व्यापार पर रोक, मतलब आप किसी जानवर को या फिर जानवर के किसी वस्तु को, किसी पार्ट को आप बेच नहीं सकते। जैसे पहले हाथी के दांत बेचे जाते थे, हिरण के सींगों को बेच दिया जाता था, है ना। तो उन चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते हैं अब, जब से ये कानून बना 1972 से। तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार, देखिए पशु विहार क्या होता है? पशु का मतलब तो पशु हो गया, विहार का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है, रहने का वाला घर, ठीक है। तो पशु विहार मतलब पशु का जो रहने का स्थान है उसको पशु विहार कहेंगे। तो जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब पशुओं को रहने के लिए, जैसे कि मान लो कि चिड़ियाखाना हो गया, वहाँ पशु रहते हैं तो वो पशु विहार हो गया एक तरह से, है ना। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को
संरक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ थे, सींग वाला गैंडा था, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल हंगुल 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ। देखिए 3 प्रकार के मगरमच्छ, एक तो हंगुल, हंगुल आप नेट पे देख सकते हैं पक्षी कैसा होता है हंगुल। उसके बाद देखिए 3 प्रकार के मगरमच्छ, पहला था स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। मतलब इन सब चीज़ों, ये जो जानवरों के नाम दिए गए हैं, इन सब को क्या किया गया, संरक्षित किया गया है ना कानून के द्वारा। ठीक है, कानून के द्वारा क्या किया गया, उन सबको संरक्षित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रही हैं, वनों से जो है जलावन के लिए लेके आ रही हैं। ये लोग देखिए वनों के फल लेके आई हैं बेचने के लिए। देखिए क्या है, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आवासीय महिलाएं। तो जंगल क्या करता है, महिलाओं को आवास दे, मतलब महिलाओं को नहीं, मानव को आवास देता है और बहुत सारे संसाधनों के रूप में प्रयोग में आता है। देखिए कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। मतलब ये जो जानवर हैं, जो एशियाई भारतीय हाथी है, काला हिरण है, चिंकारा है, इन देखिए एक तो आप पहला काम ये कीजिएगा, जो ये जानवर है ना, इसको नेट पे इसका फ़ोटो देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो इन सब जानवरों को क्या किया गया, बस्टर जिसको कहते हैं, गोडावन, तो इन सब जानवरों को जो है रक्षक मतलब संरक्षण दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाकर, कि ये सब जो जातियाँ जो पशु हैं इन पे संकट है, इनको संरक्षण दिया जाए ताकि कोई भी इसका शिकार ना करे, कोई भी इनका सींग चमड़ा ये सब के लिए इसको मारे ना, या फिर इसका सींग उंग ना काटे। ठीक है, इस तरह इसलिए दिया गया था, इनको कानूनी संरक्षण दिया गया। आगे देखते हैं बाघ परियोजना। अब देखिए कोई भी परियोजना क्यों चलाई जाती है, यदि मान लीजिए बाघ परियोजना चलाई जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाघों पे क्या है, संकट है। यदि बाघों पे संकट नहीं होगा तो बाघ परियोजना की ज़रूरत नहीं है। बाघों पे संकट है इसलिए बाघ परियोजना चलाई जाती है। देखिए बाघ परियोजना, वन्य जीवन संरचना में बाघ अर्थात टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। मतलब 1913 में क्या करा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब कि 1901 के बाद, 1901 जैसे हुआ तो 20वीं शताब्दी हो गई, तो 1901 के बाद एक में कितना था, लगभग 55,000 थे, और जो है 19वीं शताब्दी में पूरे में आरंभ में बाघों की संख्या कितना था, इतना था, और वर्तमान में घटकर कितना हो गया है, 1827 रह गई है। तो सोचिए कि कहाँ 1901 में था 55,000, अब कहाँ आ गया 1800, कितना मतलब कम हो गया। तो बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। ठीक है, ये सब जो कारण है, ये मुख्य कारण है कि जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना। मतलब अब मान लीजिए कि जंगल में बाघ रहता है, अब जंगल में बाघ है, बाघ कैसा है, मांसाहारी जानवर है। अब बाघ को खाने के लिए यदि जंगल में सूअर ना रहे, जंगल में गाय भैंसे ना रहें, जंगल में हिरन ना रहे, जंगल में खरगोश ना रहे, ठीक है, तो जानवर वो खाएगा क्या, जो बाघ रह रहा है जंगल में वो खाएगा क्या। तो जब जंगल में जानवर रहबे नहीं करेंगे तो खाए बगैर ही मर जाएगा ना बाघ। तो यही होता है कि जंगल के जो जानवर हैं उसको लोग शिकार कर लेते हैं। मान लीजिए हिरन की शिकार कर लिया, खरगोश का शिकार कर लिया, तो सब जानवर जब ख़त्म हो गए तो जंगल में कुछ बचा नहीं, तो बाघ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या फिर कितना बाघ का लोग शिकार भी कर लेता था उस समय। तो इसलिए बाघों को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। मतलब इनका हड्डी और इनका खाल का, हड्डी का क्या औषधि में उपयोग होता था, मतलब दवा बनाने में, और खाल का तो जूता बेल्ट ये सब बन भी करता है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, मतलब विश्व का 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग जो बाघ हैं वो भारत और नेपाल में रहते हैं। अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। तो
अगर बाघ यहाँ पे है तो जो चोरी करने वाले हैं वो भी कहाँ ध्यान देंगे, यहीं देश पे ध्यान देंगे ना। प्रोजेक्ट टाइगर, ये सरकार ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु मतलब बाघ संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाघों को ही बचाया जाएगा, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार जैसे कि जैव जाति को भी बचाना है। मतलब जो बड़े आकार के जानवर हैं उनको भी बचाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे कि टाइगर बाघ परियोजना का नाम सुन के हमको पता चलता है कि सिर्फ बाघ का ही मतलब कि संरक्षण करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी जो जातियाँ हैं और भी जो जानवर हैं उनका भी संरक्षण होता है। तो वही कह रहा है कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार मतलब आप समझ गए होंगे, पशु का मतलब जानवर, विहार का मतलब रहने के लिए जगह। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। केरल में क्या है, पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। ये कितने हैं, ये जो भी आपने पढ़ा, ये 1 2 3 4 5, ये जो भी आपने पढ़ा ये क्या है, बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण। ये सब बाघ संरक्षण है, मतलब इन जगहों पे बाघों को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, बाघों को जहाँ संरक्षित किया जाता है वहाँ बाघों के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हर चीज़ वहाँ वो उपलब्ध कराई जाती है ताकि बाघों को कोई दिक्कत ना हो रहने में। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, संरक्षण परियोजनाएं जो अब चलाई जाती है उनका एक ही उद्देश्य होता है जैव विविधताओं का संरक्षण, मतलब जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं उसको बचा के रखना, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जाती है। क्या किया जाता है, संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गहनता से खोज की जाती है, मतलब इस बात पे रिसर्च होता है, इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि किस किस प्रकार से हम लोग किस किस जाति को हम लोग बचा सकते हैं। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। जो छोटे छोटे कीड़े हैं अब उनको भी बचाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी भूमिका ज़्यादा होती है मानव जीवन के लिए या फिर ये पारिस्थितिकी के लिए, छोटे छोटे कीड़ों की। देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, मृगों, एक ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, एक लंबी वाली वो आती है, तितली आती है, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। आप नेट पे मार के सर्च देख सकते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, मतलब छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को अब क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई। 1991 में पौधों की 6 जातियों को इस सूची में डाला गया, मतलब वो पौधों को भी क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया कि वो पौधे ख़त्म ना हो जाएं। आगे देखते हैं, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो वन और वन्य जीव संसाधन के वितरण किस प्रकार से हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम वन को और वन्य में रहने वाले जीवों को, उसके संसाधनों को यदि संरक्षित करने का प्रयास करें तो उनका प्रबंधन, ठीक है, उनकी व्यवस्था करना, नियंत्रण, उस पर निगरानी रखना और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। ठीक है, उसका सिस्टम तैयार करना क्या है, कठिन है, इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आपको एक जंगल में बाघ को संरक्षित करना है तो आपको बाघ को देखना पड़ेगा पहले कितने बाघ हैं, उनके कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसमें मेल बाघ कितनी है, फीमेल बाघिन कितनी है। उसके बाद है कि वो उनकी कंडीशन क्या है, मतलब कोई तबीयत तो नहीं ख़राब नहीं है, अगर तबीयत उनकी ख़राब हो रही है तो क्यों हो रही है, उनको उस जंगल में रहने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब सुविधाओं को उनको देना पड़ता है। तो ये चीज़ आसान नहीं होता है, ये बोलने में भले आसान लग रहा है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन, देखिए भारत में क्या होता है, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा
अन्य भागों के, मतलब जिनके जितने भी जानवरों को जो संरक्षित किया गया है वो सरकार के द्वारा ही किया गया है। इसमें किसी भी प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट संस्था का कोई हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, तो सरकार के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, जितने भी मतलब संरक्षित क्षेत्र हैं सब सरकार के नियंत्रण में है, प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देखिए, अब देखिए सरकार जो संरक्षित करती है तो वो कहना का मतलब ये है यहाँ पे कि सरकार जो संरक्षित करती है तो वो किस किस रूप में संरक्षित करती है उसको दिखाया गया। देखिए, सबसे पहला है कहता है कि आरक्षित वन। क्या कह रहा है? आरक्षित वन। दूसरा है रक्षित वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरक्षित वन क्या होता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। मतलब आधे से अधिक जो क्षेत्र आरक्षित किया गया है वो क्या है? आरक्षित क्षेत्र है, आधे से अधिक वन। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मतलब कि आरक्षित वन जो होते हैं सबसे ज़्यादा इनको वैल्यू दिया जाता है। मतलब अगर इसको वैल्यू ज़्यादा दिया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, मतलब मानव का जो इंटरफेयर है यानी कि मानव की जो पहुँच है उसको बहुत कम रखा जाता होगा। क्योंकि यदि उन क्षेत्रों में मानव जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो भ्रष्टाचार होने लगेगा, शिकार होने लगेगा। तो आरक्षित क्षेत्र में जो है सबसे मतलब कि ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है। दूसरा जो है वो है रक्षित वन। देखिए, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 कितना? 1/3 हिस्सा जो है रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब ये और जितना बर्बाद हो चुका तो हो ही गया, अब उससे और ज़्यादा ना हो इसलिए इसको क्या किया जाता है? बचा कर रखा जाता है। यह है कि अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वर्गीकृत वन कहे जाते हैं। क्या कह रहा है कि अन्य सभी प्रकार के वन। बाकी ऊपर ने हमें जो दो देखा, कौन कौन सा देखा हम लोगों ने? पहला देखा पहला देखा आरक्षित वन, दूसरा देखा रक्षित वन। इन दोनों वनों को छोड़कर बाकी जितने भी वन हैं सब क्या हैं? अवर्गीकृत वन हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई वर्ग नहीं बनाया गया है, उसमें कैटेगरी नहीं बनाई गई है। तो दो वर्ग को छोड़कर, आरक्षित और रक्षित को छोड़कर जितने भी चीज़ें हैं सब क्या हैं? अवर्गीकृत वन हैं। अब देखिए, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों स्वामित्व में होते हैं वो क्या है? अवर्गीकृत वन है। इसमें अवर्गीकृत वन में क्या आता है? बंजर भूमि आती है। ठीक है, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में जो मतलब किसी व्यक्ति का कोई ज़मीन है तो वो भी क्या है? अवर्गीकृत है। आगे देखते हैं, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन हैं जिनका रख रखाव क्यों किया जाता है? उनके रख रखाव इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर जो लकड़ियाँ मिलती हैं ना वो बहुत कीमती होती हैं। इमारती लकड़ियाँ मतलब जिनसे घर बनाए जाते हैं, इमारती लकड़ियाँ और वन पदार्थ। जैसे कि मान लो कहीं पे किसी जंगल में रबड़ मिल रहा है, कहीं लाल चंदन मिल रहा है, तो ये सब क्या है? महंगी वस्तुएं हैं, महंगी चीज़ें हैं, इसलिए उनको संरक्षित करके रखा जाता है, उनको बचा कर रखा जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मतलब मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इनके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों के एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। ठीक है, कुल वनों का एक बड़ा अनुपात क्या है? आरक्षित वन है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, पूर्वोत्तर मतलब वही आसाम वाला उधर क्षेत्र है, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और आसाम में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन हैं। अधिकतर वन क्षेत्र कैसे हैं? अवर्गीकृत हैं। ठीक है, मतलब वहाँ सरकार के द्वारा कोई नियंत्रण नहीं है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। और क्या है? स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। ठीक है,
तो दोस्तों आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा समुदाय और देखिए आगे है हमारा समुदाय और वन संरक्षण। तो देखिए वन संरक्षण नीतियाँ जो है हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, ये मतलब बहुत पहले से बनाया जा रहा है। हम आमतौर पर इन बातों से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। मतलब वन में कुछ लोग भी रहते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, जो आदिवासी रहते हैं, वो वन में रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के अपने वन को बचा रहे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। मतलब क्योंकि वो जनजातियाँ जानती हैं कि हम यदि जिंदा हैं तो वन के सहारे ही जिंदा हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब राजस्थान में जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोग जो उस जंगल के आसपास जो खनन हो रहा है, जो मतलब जो धरती के अंदर से कुछ कोयला वगैरह या फिर कोई खनिज लवण निकाला जा रहा है, तो उसको बंद करवा रहे हैं। क्योंकि यदि वहाँ प्रदूषण होगा तो जो जंगल के जानवर हैं उन पर खतरा होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार भी कुछ करना चाह रही है जंगल में, तो वो नहीं करने दे रहे कि नहीं हमारा जंगल खराब हो जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि क्या कर दी, भौरोदेव क्या है ये 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है भैरवदेव डाकव, देखते हैं क्या है ये भैरवदेव डाकव, अच्छा भैरवदेव डाकर मतलब सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। मतलब कि वो क्षेत्र को ऐसा घोषित कर दिया जहाँ के नियम कानून वहाँ के स्थानीय लोग ही बनाते हैं। जो शिकार वर्जित है वहाँ शिकार करना मना है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बाहरी जीव का जो घुसपैठ है उसको घुसपैठ को नहीं होने देते हैं, किसी बाहरी जीव लोगों को नहीं आने देते हैं, अपना जो जंगल है उसको बचाते हैं वो लोग। ठीक है, आगे देखिए। आगे है हमारा पवित्र पेड़ों के झुरमट विध और दुर्बल जातियों की संपत्ति। ठीक है, तो ये एक टॉपिक दिया गया छोटा सा बीच में, देखिए पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। झुरमुट क्या होता है, पवित्र पेड़ों का झुरमुट मतलब वो देवी देवताओं का वन होता है, वहाँ पे देवी देवता बसते हैं, ऐसा जनजातियों द्वारा या फिर लोगों द्वारा माना जाता है। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब कि ऐसे भाग में स्थानीय लोग जो वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, स्थानीय लोग ही वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, और बाहरी लोगों को वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। कुछ विशेष जाति, जैसे हम लोग की जाति में देख लीजिए, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, इन सब का पूजा किया जाता है ना। तो मान लीजिए कोई जंगल में अगर बरगद का पेड़ है और वो कोई जनजाति यदि उसको पूजा करती है उस पेड़ का, तो वहाँ पे आम लोगों को जाने नहीं देगी, वहाँ पे वही लोग केवल जा सकते हैं। अब बात करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए दो, महुआ और कदम्ब। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं।
हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं ना, मानते ही हैं पीपल को और वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ को भी पवित्र मानते हैं, पूजा होती है हमारे इधर इधर उसकी। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। बहुत सारी जगह पे पशुओं को, पेड़ों को भी पवित्र माना जाता है, पशुओं को भी, जैसे हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं, है ना। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। हाँ, जो मंदिर होते हैं, मंदिर के आसपास ये जो जानवर हैं बंदर या लंगूर, ये आप बहुत जगह पाएंगे। आपस में उन्हें खिलाते पिलाते और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ की पशुओं को, पक्षियों को या फिर जो पौधे वगैरह होते हैं उनको पूजा जाता है, वहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता है, रखा जाता है। जैसे देखिए, अगर कोई मंदिर है बड़ा सा, अगर वहाँ पे जो भी जो बंदर होते हैं या लंगूर होते हैं, अगर वो आसपास में भटक रहे हैं, आसपास में हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनको खाना खिला देते हैं। जब खाना उनको मिलने लगता है वहाँ पे, तो वो बंदर वहीं रहने लगते हैं और ना ही कोई मानव उस बंदर को नुकसान पहुँचाता है और ना ही बंदर ही मानव को नुकसान पहुँचाता है। तो इसी तरह बहुत, जैसे राजस्थान की बात यहाँ पर किया गया, तो राजस्थान में जो है काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय, ये सब मतलब एक मंदिर जो है बिश्नोई गांव जो है, मंदिर नहीं है, बिश्नोई गांव के आसपास आपको ये सब मिलेंगे, क्योंकि उस गांव के लोग जो हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उनको खाने के लिए भी देते हैं। तो खाने के लिए देते हैं तो वो लोग आते हैं वहाँ पे, है ना। आगे देखिए, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि एक जाति थी जिन्होंने कि पेड़ों को काटने से, जो सरकार पेड़ काटना चाह रही थी, उनको काटने से मना कर दिया था। वो जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ में लिपट गए थे, ठीक है, और लिपट करके बोला कि पहले हम कटेंगे फिर पेड़ कटेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को बचाया था। तो चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो ये जो आंदोलन था, तो पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन इससे ये भी पता चला कि यदि हम किसी जंगल को, किसी पेड़ पौधों को, किसी जानवर को यदि संरक्षित करना चाहते हैं, तो हम लोग उस समुदाय की मदद से वहाँ पे हम लोग बहुत सारा पेड़ लगवा सकते हैं, वहाँ के जानवर को संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रकृति से, जो जंगल से इतना प्यार करता है, वो जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। अब मतलब व्यापक हो गया है, बहुत बड़ी मात्रा में ये हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी एक जगह का भी नाम है, टिहरी में बांध भी है, जो है सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध, ऊंचा बांध है ना, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। तो टिहरी में किसानों की बीज बचाओ आंदोलन क्या हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था टिहरी में। और नवदानय में दिखा दिया है, सॉरी, मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। देखिए, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों, क्या दिखा दिया है, देखते हैं हम लोग, दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। मतलब इन्होंने ये दिखा दिया, इन्होंने जो कृषि किया था ना, जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया, उसके बाद जो कृषि की इन्होंने, तो उस कृषि में ये लोग खाद का प्रयोग नहीं करते थे। क्या करते थे, खाद का प्रयोग नहीं करते थे। तो इन्होंने ये चीज़ दिखा दिया कि हम बिना खाद के प्रयोग के भी फसल उपजा सकते हैं और वो फसल बेहतर उपजा सकते हैं, और वो जो फसल होगा ना, उसमें कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं होगा, कोई भी हानिकारक तत्व नहीं होंगे। जैसे हम लोग अभी जो फसल खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, उसमें यूरिया, DAP, फॉस्फेट, ये सब मिक्स किया जाता है उसके खाद में, तो ये फसल हम लोग को नुकसान करता है। लेकिन हम लोग को चूँकि ये बहुत कम नुकसान करता है, धीरे धीरे बुढ़ापे तक समझ में आता है कि हम लोगों ने जो खाया था उसका क्या असर पड़ रहा है ना। तो अभी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो इन लोगों ने जो
टिहरी गांव में जो ये हुआ था, टिहरी क्षेत्र में, तो इन्होंने दिखा दिया कि बिना खाद का प्रयोग किए भी हम लोग फसल उपजा सकते हैं और बेहतर उपजा सकते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि वनों का पुनर्निर्माण करना हो। यदि कोई वन, जैसे वन है, ठीक है, मान लीजिए कि वो वन पहले संरक्षित नहीं था, ठीक है, वन का पूरी तरह से दोहन हो चुका है, मतलब कहना है कि वन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है या फिर बहुत कम पेड़ पौधे बचे हैं। तो यदि उस वन को फिर से डेवलप करना है या फिर उन वन में जैसे मान लीजिए पहले से वन भी हैं, अब चाहते हैं कि हम लोग उस पर कोई भी अब खतरा ना हो वन पे, तो हम जो वहाँ के स्थानीय समुदाय रहते हैं, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी मदद लेकर के हम लोग उस वन को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों, मतलब वही जनजातीय लोग की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। ठीक है, आगे देखिए, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए, मतलब जो वन आप ख़त्म होने कगार पे हैं, उनका क्षय हो रहा है, उनका नाश हो रहा है, तो क्षरित वनों के बचाव के लिए, उनको बचाने के लिए कार्य करता है कौन, संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, जो वन अब ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाने का काम करता है संयुक्त वन प्रबंधन। जैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, या फिर नदी के आसपास ऐसा होता है कि बड़े बड़े वन हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, अब वो जैसे जड़ में उसका पानी नहीं है, या फिर जड़ जो है अब वो धीरे धीरे जो है नदी में गिरता जा रहा है, वो पेड़ जो है बड़ा सा पेड़, वो धीरे धीरे नदी जब साइड से मिट्टी काट लेती है तो वो पेड़ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो उन पेड़ों को, या फिर कोई जंगल है, अब जंगल में जैसे लोग ज़्यादा बकरी उकरी चरा रहे हैं, जानवर चरा रहे हैं, या वहाँ लकड़ी काट रहे हैं, तो वो वन धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो उसको जो बचाने का काम करती है वो कौन करती है, संयुक्त वन प्रबंधन करती है। ठीक है, क्षरित वन मतलब खत्म होने वाले वन। तो देखिए, बचाव के लिए कार्य करता है कौन, संयुक्त वन प्रबंधन। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय जो है मध्य स्तरीय लाभ, जैसे कि इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं, मतलब वो सहायता करते हैं और बदले में वहाँ के फल फ्रूट खाते हैं या कुछ सूखी लकड़ियाँ भी लेते हैं। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। मतलब जो लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ जो महंगी लकड़ियाँ होती हैं, उसमें भी इन जनजातियों को थोड़ा सा कुछ लाभ दे दिया जाता है, उनके भी हकदार होते हैं, लोग लाभ के हकदार भी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो भारत में जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जो पर्यावरण ख़त्म हो रहा है, यदि उसको बचाना है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं, उनको हम लोग उनका सहायता लेकर के उसको बचा सकते हैं। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी तक देरी है। मतलब कि कुछ, जैसे देखिए, अब सब जनजातियां ऐसा नहीं सोचती हैं। कुछ जनजातियां ऐसी भी है कि उनको बस दोहन से मतलब है। ठीक है, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनको मतलब बस यूज करने से मतलब है, वो पेड़ ख़त्म हो रहा है, जंगल ख़त्म हो रहा है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उनको उतना नॉलेज ही नहीं है। कुछ जनजातियाँ हैं जिसको कोई, जैसे अब कोई जनजाति ऐसी है जो कि पूजा वूजा पेड़ पौधों का नहीं करती है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि ख़त्म हो जाए, कुछ हो जाए, हम लोग छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। फिर जैसे गुलगुलवा सब होता है ना, घुमंतु जो होते हैं कि एक जगह पे अगर रहे, अगर वहाँ पे सब संसाधन ख़त्म होने लगे तो छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो वैसे लोगों यदि वहाँ पे हैं तो उनको मतलब कि क्या करना चाहिए, जो मालिकाना हक होता है यहाँ पे जो दिया गया ना कि मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका में उनको नहीं रखना होगा, उनको सहायक के रूप में रखना होगा। और जो जनजातियाँ, जो ट्राइबल्स मतलब जनजाति होता है, और जो जनजातियाँ बुद्धिमान हैं, जो जनजातियाँ इस चीज़ को समझ रही हैं कि नहीं वन बचाना ज़रूरी है, तो उनको आप मुख्य भूमिका में, मतलब मेन आदमी बना सकते हैं। तो देखिए, मुख्य भूमिका में आने में अभी देरी है, अतः वे ही विकास क्रियाएं
मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, मतलब वही चीज़ें उनको देनी चाहिए जो जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। मतलब कि मुख्य भूमिका में उन्हीं को लाइए और मतलब मुख्य वहाँ की भूमिका में उन लोगों को लेके आइए जो जिसके जो काम है, उन लोगों के जो काम है वो पर्यावरण के लिए भी सही होना चाहिए और जो लोग वहाँ पे जनमानस है, जो जनमानस है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो है आगे अब आप लोगों के आगे प्रश्नोत्तरी, आगे आप लोग का प्रश्नोत्तर आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर जो है पूरा सही से समझ में आया होगा। और देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा भी होगा, लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो गया, जबकि मात्र 6 पेज था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है कि पेज कितना है क्या है, हमें बस इस चीज़ से मतलब है कि समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया है फिर कोई दिक्कत नहीं है, पेज 10 हो 50 हो कोई बात नहीं है। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं है ना। और वीडियो जितना लंबा हो रहा है ना, तो लंबा होने से आप घबराइए मत, आप उसको 1 दिन में 1-1 घंटा देखिए, है ना। लंबा होने से घबराना नहीं है, कम ही देखिए 1 दिन में, लेकिन देखिए पूरा, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से, आपको सब समझ में आएगा हर चीज़। जैसे यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, और देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। यदि आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा उसमें आपको दिक्कत आएगी। यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संरक्षण है जिसमें कि लोगों का सीधा भागीदारी नहीं होता है। जैसे देखो चिपको आंदोलन उसमें सीधा भागीदारी था, बीज बचाओ आंदोलन सीधा भागीदारी था, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन और संयुक्त वन प्रबंधन, यहाँ पे संयुक्त वन प्रबंधन में था क्या, ठीक है, यहाँ पे था क्या वन्य जीव पशु विहार में। तो आपको ये चीज़ जो है पता करना है कि था कि नहीं था। आपको चैप्टर एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार फिर देखिए, और जब आप चैप्टर समझ रहे होंगे ना तो आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिए कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना, उसमें एक काम आप कीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न पढ़िएगा जो उसमें पूछा गया है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपके पास बुक होगा, आप सबसे पहले प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर जब चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तो जो आपने प्रश्न पढ़ रखा है, तो जहाँ जहाँ वो शब्द आएंगे चैप्टर में, वो आपको याद आएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ है, हाँ ये प्रश्न पूछा था, इसका आंसर यहाँ है, आपको आंसर मिलते जाएगा। इसलिए पहले प्रश्न पढ़ना, चैप्टर सबसे पहले खोलने से पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करो पढ़ना, तब देखो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मतलब आपको पता चलता जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, देखिए आगे फिर यहाँ पे 30 शब्दों में शॉर्ट प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है वो हो गया समाप्त। क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को इसी तरह से लगातार वीडियो मिलेगा और पूरे डिटेल मिलेगा। और यदि आपको वीडियो में देखने के बाद कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो या फिर देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले से, कि वीडियो बनाते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गलती बोला जाती है, मतलब गलती निकल जाती है मुँह से, है ना। तो कोई मशीन तो है नहीं, इंसान ही है, कभी कभी गलती हो ही जाती है। तो आप लोग को उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप लोग उतने होशियार हैं कि अगर मैं कोई गलती पढ़ रहा हूँ तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर कोई भी इंसान कभी नहीं चाहता कि गलती हो, लेकिन चूंकि इंसान है कभी ना कभी मान लो कोई पढ़ने में छूटी गया, ठीक है, ता है तो ती बोला गया, तो वो सब चीज़ें हो जाती है, वो छोटी छोटी बातें हैं, उन पर ध्यान आपको बिल्कुल नहीं देना है। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस पर कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या दिक्कत है, और उसका जो आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा, है ना। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।